ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अध्याय के दूसरे भाग में हम सीखेंगे बैंक समाधान विवरण बनाना और साथ ही जानेंगे हमारे यहाँ बैंक खाते व बैंक स्टेटमेंट में अंतर के कारणों के बारे में। आइए अब हम शुरू करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन, जिसमें हम बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रीज़ हैं और बैंक रिकंसिलिएशन विंडो में जो एंट्रीज़ यहाँ पर हमको नज़र आ रही हैं उनको बारी बारी से रिकंसाइल करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहली जो एंट्री है जो हमने अपने यहाँ पर कर रखी है वो 1 दिसंबर 2010 की एंट्री की हुई है, जिसमें कस्टमर बी से हमें इस नंबर का चेक प्राप्त हुआ 10,000 रुपये का। अब हम अगर बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, इस नंबर का ये जो चेक है 10,000 रुपये का, इसकी एंट्री बैंक स्टेटमेंट में 4 दिसंबर को की हुई है। तो अब हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डेट जिस तारीख को हमने जमा किया या हमने अपने यहाँ पर जो एंट्री की हुई है उसके पास में बैंक डेट दी हुई है, यहाँ पर हम बैंक स्टेटमेंट में उस एंट्री की जो डेट है वो यहाँ डाल देंगे। यहाँ हम डाल देंगे 4/12, इसके बाद एंटर कर देंगे तो 2010 अपने आप आ जाएगा। अब इसके बाद हम वापस बैंक स्टेटमेंट पर जाएंगे और ये चूँकि हमने पहली जो एंट्रीज़ हैं दोनों तरफ मिलान कर ली हैं, इसलिए यहाँ पर एक निशान हम लगा देंगे जिससे हमको पता चल जाए कि ये एंट्री हमने टैली कर ली है। अब हम दूसरी पर आते हैं। वापस हम पहले अपने यहाँ पर जाकर देखेंगे 2 तारीख में यानी 2 दिसंबर में हमने एक और एंट्री की है जिसमें कस्टमर सी से हमें इस नंबर का चेक प्राप्त हुआ 12,000 रुपये का। अब जब हम बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं तो इस नंबर का जो चेक है वो उसकी एंट्री 5 दिसंबर में की हुई है। तो हम इसको बैंक रिकंसिलिएशन में जा कर के यहाँ पर बैंक डेट में 5/12 लिख देंगे और वापस यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। इसी तरह से अगली हम एंट्री देखते हैं। हमने 2 दिसंबर को सप्लायर ए को पेमेंट किया, 1211 नंबर का हमने चेक दिया 25,000 रुपये का। अब बैंक स्टेटमेंट में हम देखते हैं 1211 ये नंबर का जो चेक है ये एंट्री 6 तारीख को की गई है। तो अब हम जाकर के इसको हमारे बैंक रिकंसिलिएशन वाली विंडो में यहाँ पर 6 तारीख डाल देंगे और अब हम बैंक स्टेटमेंट में जाके निशान लगा देंगे। वापस हम इस विंडो पर आएंगे। अगली एंट्री है 3 दिसंबर को हमें सुविधा एंटरप्राइजेस मुंबई से चेक प्राप्त हुआ 11971 नंबर का 11,000 रुपये का। अब हम देखते हैं बैंक स्टेटमेंट में, यहाँ पर जाकर जब हमने देखा तो ये 11971 का जो चेक है ये 6 तारीख को इसकी एंट्री है 11,000 रुपये की। ये रिकंसिलिएशन विंडो पर आकर के यहाँ पर 6 तारीख डाल देंगे और अब वापस बैंक स्टेटमेंट पर जाकर निशान लगा देंगे। अगली एंट्री है सप्लायर ए को हमने पेमेंट किया चेक नंबर 12112 से, 8 तारीख को इसकी एंट्री है और ये 13,100 रुपये का चेक है। अब हम देखते हैं बैंक स्टेटमेंट में, यहाँ पर ये देखिए 12112 नंबर का जो चेक है इसकी एंट्री 8 दिसंबर को है। वापस हम जाएंगे टैली में और यहाँ पर 8 तारीख डाल देंगे और अब इसका मिलान हो गया है, इसलिए यहाँ पर अब निशान लगा देंगे। सप्लायर बी को हमने पेमेंट किया 9 तारीख को 12113 नंबर के चेक से और ये पेमेंट है 44,600 रुपये का। ये 44,600 रुपये का हमने जो चेक दिया है 11 दिसंबर को इसकी एंट्री है। तो हम वापस रिकंसिलिएशन विंडो पर जाकर के तारीख डाल देंगे 11 दिसंबर और अब यहाँ पर टिक लगा देंगे। अब अगली एंट्री हम देखते हैं 13 दिसंबर को कस्टमर ई से हमको 898954 नंबर का चेक प्राप्त हुआ 13,000 रुपये का। ये इसकी एंट्री यहाँ पर है 898954
13 दिसंबर को इसकी एंट्री है। टैली में जाकर के 13 तारीख यहाँ पर डाल देंगे और अब बैंक स्टेटमेंट में जाकर के यहाँ पर निशान लगा देंगे। अगली एंट्री देखने के लिए वापस हम यहाँ पर आते हैं रिकन्सिलिएशन विंडो पर। हमने 15 तारीख को कैश डिपॉजिट किया है 25,000 रुपये। बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं ये 25,000 रुपये कैश डिपॉजिट हुआ है 15 तारीख को। तो हम अब टैली पर जाकर के यहाँ 15 तारीख डाल देंगे और बैंक स्टेटमेंट पर जाकर के यहाँ निशान लगा देंगे। अगली एंट्री अब हमारी जो है वो है, हमने कैश विड्रॉ किया है 12,114 नंबर के चेक से और ये किया है 25 दिसंबर को। बैंक स्टेटमेंट में हम देखते हैं हमने कैश विड्रॉ किया है 2 लाख रुपए 12,114, ये चेक नंबर है। 25 तारीख को ये विड्रॉ किया है। तो यहाँ जाकर के हम ये तारीख डाल देंगे और अब यहाँ पर टिक लगा देंगे या निशान लगा देंगे। अब आगे की एंट्रीज के लिए वापस हम टैली पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए 31 तारीख को हमने सप्लायर सी को पेमेंट किया है चेक 12,115 और 12,116 से 50,000 का और 20,000 का, और कस्टमर ई से हमने चेक नंबर 365421 से 12,000 रुपये प्राप्त किए हैं। अब ये 31 दिसंबर की जो एंट्रीज़ है इसको हम देखते हैं बैंक स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि 25 दिसंबर के बाद की कोई एंट्री है ही नहीं। इसका मतलब वो एंट्रीज अभी यहाँ पर नहीं आई हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि बैंक स्टेटमेंट में और हमारे यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेजर में एंट्रीज़ हैं उसमें अंतर है। अब हम देखते हैं कि ये अंतर कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। अब हमारे यहाँ बैंक खाते और बैंक स्टेटमेंट में 2 प्रकार के अंतर हो सकते हैं। पहला तो ये कि हमारे यहाँ बैंक खाते में तो एंट्री है किंतु बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, और दूसरा अंतर ये आ सकता है कि बैंक स्टेटमेंट में तो एंट्री है किंतु हमारे यहाँ बैंक खाते में एंट्री नहीं है। अब ये जो 2 प्रकार के अंतर आते हैं वो किस कारण से आते हैं, अब ये समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ बैंक खाते में एंट्री है पर बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नहीं है, ऐसा क्यों होता है। अब इसका पहला कारण तो ये है कि चेक जारी किए गए पर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति को चेक देते हैं तो उसी समय पेमेंट वाउचर में एंट्रीज के द्वारा पार्टी को डेबिट कर देते हैं और बैंक के लेजर को क्रेडिट कर देते हैं, पर बैंक तब तक हमारा खाता डेबिट नहीं करती जब तक कि वह व्यक्ति बैंक से भुगतान प्राप्त नहीं कर लेता है। चेक काटने में और भुगतान प्राप्त करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। उसका परिणाम यह होता है कि हमारे यहाँ बैंक खाते में एंट्री होने के कारण बैंक बैलेंस कम हो जाता है, पर बैंक में एंट्री न होने के कारण बैंक बैलेंस पहले की तरह ही रहता है, और अंतर आने का यह एक मुख्य कारण है। इसे हम बैंक रिकन्सिलिएशन विंडो पर जाकर के और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तारीख को हमने सप्लायर ए को पेमेंट किया चेक नंबर 12,111 से, और यहाँ पर बैंक डेट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 6 तारीख को उसकी एंट्री बैंक में हुई। इसका मतलब कि वो भुगतान जो मिला है सप्लायर ए को वो 6 तारीख को मिला है, यानी ये 4 दिन का अंतर आया। इसी तरह 31 तारीख को हमने जो पेमेंट किया है, जो चेक हमने इशू किए, हमने 31 तारीख को इशू कर दिया, इसलिए हमने ये डेट अपनी बुक में डाल ली। पर अब जब हम बैंक स्टेटमेंट पर जाते हैं तो यहाँ पर उसकी एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि अभी वो जो चेक्स हैं वो या तो अंडर प्रोसेस हैं या भुगतान के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं। दूसरा कारण है कलेक्शन या क्लियरिंग हेतु बैंक में जमा किए गए चेक, ड्राफ्ट आदि का कलेक्शन या क्लियरिंग ना होना। जिस प्रकार से हम पेमेंट के लिए चेक इशू करते हैं, ठीक उसी तरह से जब हमें कोई भुगतान रिसीव करना होता है तो वो भी हमें चेक या ड्राफ्ट से प्राप्त होता है, जिसको हम कलेक्शन या क्लियरिंग के लिए बैंक में जमा कर देते हैं। चेक या ड्राफ्ट को जमा करने के बाद हम अपने यहाँ रिसीट वाउचर में एंट्री करके बैंक खाते को डेबिट कर देते हैं और संबंधित व्यक्ति को क्रेडिट कर लेते हैं। पर बैंक उस समय तक हमारे खाते को क्रेडिट नहीं करता है जब तक कि उसे उन चेकों की राशि प्राप्त न हो जाए।
चेक्स या ड्राफ्ट जमा करने के बाद उसके कलेक्शन में या क्लियरिंग में भी थोड़ा समय लगता है। परिणाम यह होता है कि हमारे यहाँ बैंक खाते का बैलेंस तुरंत बढ़ जाता है, परंतु बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पहले की तरह बना रहता है। इसे यहाँ रिकन्सिलिएशन विंडो में हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए 31 तारीख को हमने कस्टमर ई से भुगतान रिसीव किया। चेक नंबर 365421 से 12,000 रुपये का ये भुगतान था। हमने इसकी एंट्री जैसे ही हमने क्लियरिंग के लिए चेक बैंक में जमा किया, उसकी एंट्री यहाँ पर कर ली। पर जब हम बैंक स्टेटमेंट में जाकर देखते हैं तो उसकी एंट्री अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भले ही हमने चेक जमा कर दिया है, पर जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक बैंक उसकी एंट्री नहीं करेगा। यह अंतर आने का तीसरा कारण हो सकता है, चेक हमारे यहाँ बैंक खाते में डेबिट किए गए पर बैंक में कलेक्शन या क्लियरिंग हेतु जमा करना भूल गए। कभी कभी जल्दी में व्यापारी चेक के आधार पर या ड्राफ्ट के आधार पर, या मान लीजिए उसको जमा करने जाना है तो जो स्लिप भरी है उसके आधार पर जो चेक हमने रिसीव किए हैं उनकी एंट्री रिसीट वाउचर में करके बैंक खाते को डेबिट तो कर देता है, पर भूल से या किसी अन्य कारण से, जैसे कि किसी कर्मचारी को वो चेक दिया जमा करने के लिए पर वो भूल गया, ऐसे किन्हीं भी कारणों से बैंक में वो चेक जमा नहीं हो पाते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारे यहाँ तो बैंक खाते का बैलेंस बढ़ जाता है, पर बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो पहले की तरह बना रहता है। और बहुत दिन तक जब बैंक में वो पेमेंट नहीं आता है, तब हम जब ढूंढते हैं, पता करते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमने चेक जमा करने की बैंक स्लिप तो भरी, या फिर हमने वो चेक किसी और को दे दिया जमा करने के लिए, पर वो बैंक में उसे जमा करना भूल गया। तो अभी यह हमने देख लिया कि हमारे यहाँ के जो बैंक खाते हैं उसमें एंट्रीज़ हैं पर बैंक स्टेटमेंट में नहीं हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं। आइए अब वापस चलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन विंडो पर। अब आगे बढ़ने के पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम सेव नहीं करेंगे तो ये जो हमने यहाँ पर मिलान किया है बैंक स्टेटमेंट से और ये जो डेट्स डाली हैं ये सब चली जाएंगी। इसलिए पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। ये एंटर प्रेस करते हुए हमने उसको सेव किया, वो सेव हो गया है। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुन करके वापस एंटर प्रेस करेंगे तो अब हम यहाँ आ गए। अब देखिए वापस जब बैंक रिकन्सिलिएशन की विंडो खुली है तो जिन जिन एंट्रीज़ का मिलान हो गया था वो यहाँ से चली गई हैं। अब ये केवल वो एंट्रीज़ हैं जो पेंडिंग हैं, जिनका मिलान बैंक स्टेटमेंट से नहीं हो पाया है।